स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पीआरएस के क्वेश्चंस। जी मैंने होमवर्क दिया था कुछ क्वेश्चंस का, तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 9 से। हो गया ये बताइए क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? 31,000 31,000। ठीक है, इसका आंसर आपने निकाला है 31,000। कोई स्टूडेंट जिसका डिफरेंट आ रहा हो या टैली ना कर रहा हो? ओके यार, चलो यही आंसर है इसका 31,000। क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्या आंसर निकाला? सर 9340। 9340। बिल्कुल ठीक है। सर मेरा तो 13,820 आ रहा है। आपका डिफरेंट आ रहा है? यस। अच्छा, चलिए क्वेश्चन 10 को जो है वो चेक कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 निकालिए। सर 10 का 9,340 ये ठीक है। जी मुझे मालूम है, लेकिन एक स्टूडेंट का गलत है तो मुझे करवाना पड़ेगा ना। मुझे भी मालूम है 9340। क्वेश्चन नंबर 10, कैश बुक और बीआरएस दोनों में इकट्ठे ही ओपन कर रहा हूं, अब देखते जाइएगा। सबसे पहले वाली है एज एट 30 जून 2018 मिस्टर सरफराज कैश बुक ऑफ करंट अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस ऑफ 3000। ये 3000 का कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ये आप यहां लाओगे 3000। अच्छा, उसके साथ वो लिख रहे हैं बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 1000। जो बैंक स्टेटमेंट है इसका जो बैलेंस आ रहा है वो 1000 ओडी है, यानी इसका जो बैलेंस आ रहा है बैंक स्टेटमेंट का वो 1000 ओडी है। ओडी को हम माइनस में लिखेंगे इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, a check of 6,000 drawn by Mr. Aslam was incorrectly cleared by bank through this account। सर एक क्वेश्चन है। जी सर ये जो ओवरड्राफ्ट है ये फेवरेबल बैलेंस तो नहीं होगा ना? नहीं, एडवर्स होगा। ओके सर, ये माइनस में लिखा है, ठीक है। ओके, check of 600 drawn by Mr. Aslam was incorrectly cleared by bank through this account। 600 का चेक असलम के अकाउंट में ड्रॉ हुआ था, यानी असलम ने ड्रॉ किया था, असलम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। was incorrectly cleared by bank through this account, उसने हमारे अकाउंट से पेमेंट कर दी बैंक ने। ये बैंक एरर है, और जब बैंक ने इसको हमारे अकाउंट से पेमेंट की तो हमें डेबिट किया हुआ है, लेकिन जब बैंक करेक्ट करेगा तो हमें क्रेडिट कर देगा, यानी हमारा बैलेंस बढ़ाएगा। तो 600 प्लस में लिखूंगा बैंक एरर। ये मैं मुख्तसर वर्ड लिख रहा हूँ ताकि ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लें हम। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा नंबर बी, बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो रिसीट ऑफ 30th जून अमाउंटिंग टू 7240। यानी बैंक स्टेटमेंट में एक रिसीट 30 जून की शो नहीं हो रही। क्यों शो नहीं हो रही? क्योंकि वो क्लियर नहीं हुई। ये अनक्रेडिटेड चेक है, अनक्रेडिटेड रिसीट है, ठीक है। 7240 ये भी बीआरएस में आएगी और ये भी प्लस में आएगी। नेक्स्ट देखिए, चेक ऑफ 750 फ्रॉम डेटर वाज डिसऑनर्ड। अब ये डिसऑनर चेक है और चेक फ्रॉम डेटर यानी इसका मतलब रिसीट चेक है,
और रिसीट चेक किस साइड पे आता है? डेबिट साइड पे। अब ये डिसऑनर हो गया है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और अमाउंट है इसकी 760। ये 760 हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखी है अगेंस्ट डेटर अकाउंट डिसऑनर चेक। जब चेक रिसीव किया था तो डेबिट किया था, अब डिसऑनर हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। देन Mr. Sarfaraz had brought forward total of 21,540 on the receipt side of cash book as 12,540। यानी हमारा जो receipt side है, receipt side डेबिट साइड होती है, इसका टोटल था 21,540 और वो लेकर आया 12,540, यानी इट मींस receipt साइड कम लिखी गई। तो ये कैश बुक में इसका 9,000 का डिफरेंस है, ये मैं डेबिट करूंगा, यानी receipt understated by 9,000। ई में देखिएगा मिस्टर सरफराज हैड omitted standing order payments total 1750 and bank charges 70 from his cash book। ये तो सिंपल पेमेंट्स है और कैश बुक में हमने इसको omit कर दिया है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड पे। इसमें सबसे पहले स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है और स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है हमारे पास 1750 की और बैंक चार्जेस 70 के। देन एफ में देखिएगा मिस्टर सरफराज हैड ट्रांसफर 5,000 फ्रॉम हिज डिपॉजिट अकाउंट टू हिज करंट अकाउंट। इस वक्त आप रिकंसिलिएशन बना रहे हो करंट अकाउंट, ये ऊपर देख सकते हो। सरफराज ने 5,000 डिपॉजिट से करंट में अपने ट्रांसफर किया, यानी करंट का बैलेंस जो है, करंट का बैलेंस वो इंक्रीज होना चाहिए। बैंक हैड परफॉर्म द रिवर्स ट्रांसफर, ये बैंक एरर है, यानी बैंक ने डिपॉजिट अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना था, उसने करंट से डिपॉजिट में ट्रांसफर कर दिया। अब डिपॉजिट से बैंक दोबारा करंट में ट्रांसफर करेगा डबल अमाउंट, ठीक है 10,000। तो ये जब डिपॉजिट करेगा तो ये हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो रॉन्ग ट्रांसफर, ये भी बैंक एरर है और ये 10,000 प्लस में आ जाएगा, डबल अमाउंट होगी क्योंकि बैंक ने रिवर्स ट्रांसफर की थी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग चेक्स एक्सक्लूडिंग दोज रिटन बैक टोटल 7,500। ये हमारे आउटस्टैंडिंग चेक है 7,500, यानी मीन अनप्रेजेंटेड चेक्स, और अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है पेमेंट चेक्स होते हैं। 7,500 हम इसको माइनस में लिखें। And then last transaction in the previous month, Sarfraz has written back old check total 340 without telling the bank that these were to be cancelled। यानी सरफराज ने राइट बैक कर दिया था, यानी सरफराज ने अपनी बुक में 340 के चेक कैंसिल कर दिए थे, ठीक है। One of these checks for 80 was presented for payment and appeared on bank statement। ये बड़ी जबरदस्त ट्रांजैक्शन है। देखें, जिस वक्त आप अपनी बुक्स में की चेक्स को कैंसिल कर देते हैं तो बैंक को इंटीमेट करना होता है कि हमने इन चेक को अपनी बुक में कैंसिल कर दिया है ताकि बैंक उसकी पेमेंट ना करे, लेकिन हमने उसको इंटीमेशन नहीं दी, जिसकी वजह से एक चेक जो है 80 रुपीज का प्रेजेंट हो गया और बैंक ने उसको पेमेंट भी कर दी। अब इसमें बैंक की मिस्टेक नहीं है, ठीक है। वजह कि हमने चेक कैंसिल किए हैं तो वी शुड इंटीमेट टू द बैंक फॉर स्टॉप पेमेंट। मुझे बैंक को बताना चाहिए था स्टॉप पेमेंट करनी है, इन चेक्स के केस पेमेंट नहीं करनी। अब हमने नहीं बताया, पेमेंट हो गई, सिंपल हम इस पेमेंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। कितनी अमाउंट की है जी? ये 80 की। अब आप इसको जरा बैलेंस कीजिएगा, 12,000 में से ये सारे माइनस करेंगे तो ये 9,340 आएगा, चेक कर लीजिएगा, और ये भी 9,340 आ रहा है और ये कैश बुक का बैलेंस आ जाए। ठीक हो गया जी? अब कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में?
नो सर। सर ये जैसे हेड ऑफ अकाउंट होता है उसको अगर हम गलत एंटर कर दें, जैसे बैंक एरर की जगह हम रॉन्ग अमाउंट या करेक्शन का वर्ड यूज़ कर दें, तो उसे मार्क्स कट सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें कोई नहीं, ये सिंपल बैंक एरर नहीं लिखते हो, आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हो जैसे हम करते रहे। ये तो मैं जरा सिर्फ आपको क्योंकि होमवर्क दिया हो तो टैली कर रही है, इस वजह से मैं मुख्तसर लिख रहा हूँ। आप इसको पूरा लिखोगे कि बैंक हैज रॉन्गली क्रेडिटेड अमाउंट। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। अच्छा, इसमें बेसिकली अनएडजस्टेड बैलेंस निकालना था। क्या आंसर आता है? सर 85,510। 85,510। और किसी स्टूडेंट का? जो इसे डिफर कर रहा हो? सर 10 नहीं आ रहा, 8500 5500 आ रहे। 500 आ रहा है। अच्छा जी, यानी 500 आ रहा है। और बताइए। मेरा तो बहुत फर्क आ रहा है, या मैंने गलत किया? देखिएगा 11। इसी तरह कैश बुक ओपन करते हैं। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, इसमें पहले बीआरएस बनेगी ना, क्योंकि अनएडजस्टेड निकालना है। इसका ओपनिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पर। आप मुझे शायद क्लोजिंग बैलेंस बता रहे हैं, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस 85,000 ही आता है इसका यहाँ पर, लेकिन मुझे ये बैलेंस चाहिए ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा है वो देखो, वो बताओ। सर अनएडजस्टेड ओपनिंग ये आ रहा है। सर ओपनिंग ये आ रहा है 85,510। ना करो यार, यस सर। ये तो आप दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हो। ओपनिंग कैसे आ रहा है सर मैं दोबारा 93,000 ये? 93,610। नहीं, ये भी नहीं है। सर क्लोजिंग आ रहा है 84,500। 84,500। मेरे पास आ रहा है 85,000। ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ। 85,000 ही है। हाँ, 85,000 ही है। वो जो अनआइडेंटिफाइड अमाउंट है ना इसमें, वो बीआरएस में लेते हैं। ठीक है, वैसे पहले हमारी डिस्कशन नहीं हुई, इस क्वेश्चन में आ रहा है अनआइडेंटिफाइड अमाउंट। वो जब तक आइडेंटिफाइड नहीं होती ना, हम कैश बुक पे उसको रिकॉर्ड नहीं करते, फिलहाल उसको बीआरएस में छोड़ते हैं। वो 500 उसकी वजह से है, तो वो तो ठीक है 85। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग नहीं है। ठीक है, जो बीआरएस का आंसर आ रहा है ना आपको 85 आ रहा है, एम आई राइट? और ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होगा, यानी एडजस्टेड बैलेंस है, तो दोनों क्लोजिंग। एडजस्टेड बैलेंस और ये अनएडजस्टेड बैलेंस मुझे कैलकुलेट करना, जरा देखते जाइएगा कहां से मिस्टेक कर रहे हो। देखो इसमें सिर्फ एक बैलेंस दिया हुआ है, और वो है बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो फेवरेबल होता है, और ये है 50,000। देन फिर आगे आइएगा, a check for rupees 5,000 deposited by the company on 21st July 2017, 31st July की PRS है, has been collected by bank but credited to another account। यानी बैंक में हमने 5,000 कंपनी में यानी बैंक में जमा कराए थे, बैंक ने उसको कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन क्रेडिट किसी और के अकाउंट को कर दिया, यानी हमारे अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय किसी और के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। दिस इज बैंक एरर। और अब बैंक हमारे अकाउंट को जब करेक्ट करेगा तो क्रेडिट करेगा। क्रेडिट का मतलब है कि हमारा बैलेंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर बैंक एरर है, यानी जिसमें बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट टू अदर अकाउंट कर दिया। तो ये अमाउंट जो आ रही है दैट इज 5,000 की, ये प्लस में आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही बैंक क्रेडिट करेगा ये मेरा अकाउंट बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, an amount of rupees 500 being unidentified debit by the bank as check issued। अच्छा, वो कह रहा है 500 की अमाउंट है, अनआइडेंटिफाइड डेबिट किया बैंक ने एज चेक इशू, यानी 500 रुपए की एक पेमेंट हमारे अकाउंट से की गई है और ये अनआइडेंटिफाइड है। याद रखिएगा, जो पेमेंट अभी अनआइडेंटिफाइड है वो कैश बुक का हिस्सा नहीं हो सकती, वो बैंक स्टेटमेंट में आएगी।
ठीक है, और इसको फिलहाल हम इसको 500 को रिकॉर्ड करेंगे। अब बैंक ने इसको डेबिट किया हुआ है तो हम बैंक इसको क्रेडिट करेगा, ठीक है। या अगर बैंक क्रेडिट नहीं करेगा और ये आइडेंटिफाई हो जाती है वाकई हमारी पेमेंट है, फिर हम कैश बुक में इसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम इस 500 को बीआरएस में शो करेंगे अनआइडेंटिफाइड डेबिट या अनआइडेंटिफाइड अमाउंट, और ये 500 की अमाउंट यहाँ पर हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि डेबिट हुआ हुआ है ना, तो हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट चेक कीजिए ना, इन द कंपनीज बुक्स 10,000 ट्रांसफर्ड टू अदर बैंक अकाउंट ऑन 30th जुलाई हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय बैंक, ठीक है। एक 10,000 हमने ट्रांसफर किया था किसी और बैंक अकाउंट में 30 जुलाई को, बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? क्योंकि वो अभी तक एब्सोल्युटली प्रेजेंट नहीं हुआ होगा। ये पेमेंट चेक है ना, ट्रांसफर टू अदर बैंक, हमने किसी और बैंक को अमाउंट ट्रांसफर की लेकिन बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। इसको आप बैंक एरर भी कह सकते हो, ट्रांसफर का वर्ड है, और इसको अनप्रेजेंटेड भी कह सकते हो। इस वजह से कि 30 जून को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो कई मरतबा आपका वर्किंग डे जब नेक्स्ट आएगा तो उसमें ट्रांसफर की एंट्री रिकॉर्ड होती है, उस वक्त ये अनप्रेजेंटेड रहेगा। तो मैं इसको अनप्रेजेंटेड ले लूँ तो ये अनप्रेजेंटेड बीआरएस में 10,000 माइनस में आएगा, तो पेमेंट है। नेक्स्ट, an amount of ₹50 profit for the half year to 30th June 2017 credited by bank on 3rd July but had not been recorded in the cash book। हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ये तो सिंपल है, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो, एक लाइन छोड़नी है ताकि मैं बैलेंस निकाल सकूं। ये प्रॉफिट आ गया और ये प्रॉफिट आ रहा है 50। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एक्सचेंज चेक अमाउंटिंग टू 40,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक हैड नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक। यानी ये चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुए, ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं और अनक्रेडिटेड चेक्स बीआरएस में आएंगे और अमाउंट है इसकी 40,000। उसके बाद कलेक्शन अमाउंटिंग टू 3,000 हैज बीन लेस रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो आपको कैश रिसीव हुआ है, कलेक्शन हमारी डेबिट होती है, कैश बुक में कम रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड कर लो। यानी डेबिट साइड कम रिकॉर्ड हुई है, रिसीट अंडरस्टेटेड या कलेक्शन अंडरस्टेटेड बाय हाउ मच अमाउंट 3,000। ये 3,000 से मैंने इसको डेबिट कर दिया। उसके बाद transfer of ₹100,000 from branch office had not been recorded by head office of ABC due to non-receipt of debit advice from his branch। यानी ये हमारी एक ब्रांच है, उसने हमें 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया है, ठीक है, और एबीसी कंपनी का हेड ऑफिस जो उसकी हम बीआरएस बना रहे हैं उसने इसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ब्रांच की तरफ से डेबिट एडवाइस दिया। ये बैंक वाली बात नहीं कर रहा है, ये ब्रांच की है। ये तो सिंपल कैश बुक की एंट्री हमारी बैंक बुक की, 1 लाख रुपए हमने बैंक में डेबिट नहीं किया, रिसीट रिकॉर्ड नहीं की, तो यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे ब्रांच 100,000। सर ये काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ये दोबारा देख लीजिएगा, ये लिख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ ₹100,000 फ्रॉम ब्रांच ऑफिस, ठीक है, हमारी एक ब्रांच है, वहां से हम ट्रांसफर हुई है अमाउंट 100,000, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हेड ऑफिस ऑफ एबीसी। हमारी कंपनी एबीसी है और ये हेड ऑफिस ही कहलाता है, हेड ऑफिस ऑफ एबीसी ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ डेबिट एडवाइस फ्रॉम ब्रांच। देखो ब्रांच की तरफ से जो डेबिट एडवाइस आ रही है वो हमारी रिसीट है, ये बैंक की तरफ से नहीं आ रही। ब्रांच जो हमारी जितनी भी ब्रांचेस होंगी ना उसकी बुक उल्ट नहीं होगी हमसे, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो एक ही कंपनी है, ठीक है। अगर वो ट्रांसफर कर रहा है तो उसके अकाउंट से पैसे निकल गए, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, तो इसलिए ये इसको हमने रिसीट को रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। इसको डेबिट एडवाइस जैसे अक्सर वर्ड होता है ना फ्रॉम बैंक, तो बैंक की जो डेबिट एडवाइस है हमारी बुक में क्रेडिट होती है, वो बैंक की बुक है, जबकि ये हमारी ब्रांच की बुक है, तो हमारी ब्रांच की बुक में डेबिट एडवाइस जो है वो हमारी रिसीट ही होगी, राइट? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, a check of ₹2,000 from a customer lost with bank
was for collection was returned remarks saying not arranged for. Collection charges of 60 were charged by bank. एक चेक था 2000 रुपए का हमें मिला कस्टमर से, हमने बैंक में जमा करा दिया, लेकिन डिसऑनर हो गया और उस पर डिसऑनर पे बैंक ने 60 रुपीज चार्जेस लिए। अब ये डिपॉजिट चेक था, पहले डेबिट हुआ था, अब हम इसको क्रेडिट करेंगे, यानी 2000 को भी क्रेडिट करेंगे, 60 को भी क्रेडिट करेंगे। तो इसके बजाय कि 2 मरतबा क्रेडिट करें तो सिंपल आप 2060 क्रेडिट कर, क्योंकि अब आप डेटर से 2000 नहीं लोगे, 60 रुपीज जो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं वो भी कस्टमर से आप लोगे, इसलिए हम डेटर्स में इसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ये डिसऑनर चेक है। Then total of page 40 of cash book payment side was 23,500, but it was carry forward and written rupees 32,500 on payment side of page 41. यानी एक पेज का टोटल जो था पेमेंट साइड का 23,500 था, यही ब्रॉड फॉरवर्ड जब आपने किया और वहां से कैरी फॉरवर्ड किया तो 32,500 लिख दिया, यानी पेमेंट साइड ज्यादा लिखी गई 9,000 से। अब जब पेमेंट क्रेडिट होती है और ज्यादा लिखी गई तो हम इसको डेबिट करेंगे, तो यहां लिखेंगे पेमेंट ओवर स्टेटेड बाय रुपीज 9,000। इसी तरह आखिरी देखिएगा, a total of page 35 of cash book debit side यानी receipt side was 435 but was written as 345 on next page। अब ये receipt side कम लिखी गई है तो ये भी डेबिट होगी, ये receipt ओवर अंडरस्टेट हुई है और इसका टोटल डिफरेंस लीजिएगा, 435 था टोटल, आपने 345 लिखा, 90 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये 90 लिखिएगा। अच्छा अब जरा देखिएगा क्लोजिंग कैसे करें। अब इसको पहले टोटल करेंगे, 50 और 40 90, 90 में से 10 लेस किया 80, 85 500 आता है आंसर, जिससे 85 500 निकाला है वो ठीक है, 85 500। ये आंसर नहीं है प्लीज इस क्वेश्चन में, ये कहलाएगा बैलेंस एज पर, इसलिए मैं आपसे आंसर पूछ रहा था, एज पर रिवाइज्ड कैश बुक, और ये चूंकि प्लस में आ रहा है तो ये फेवरेबल है, और फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब ये डेबिट बैलेंस इस साइड पे लिखना है, क्लोजिंग साइड में, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, ये सीडी के तौर पे लिखना है। ये बैलेंस मैंने यहाँ लिखा 85,500। अब यहाँ से इसका ओपनिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है। अब इसको टोटल करें, ये साइड ज्यादा नजर आ रही है मुझे, ये आ रही है 199,202,050। अब इसमें से ये लेस करो जरा अमाउंट, दोनों 202,050 में से ये दोनों अमाउंट लेस करो, कितना आता है चेक करो। सर 114490 114,490, ठीक है। ये जो अमाउंट आ रही है ये आंसर होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें ये बैलेंस नहीं दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ आप मुझे ये वाला आंसर बता रहे हैं। ये उस सूरत में आंसर होता है जब दोनों बैलेंस गिवन हो, ठीक है। ये इसको कहते हैं रिवर्स वर्किंग। अब ये जो बैलेंस आ रहा है ये ओडी बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ठीक है। ओपनिंग बीडी बैलेंस अगर क्रेडिट है तो वो क्रेडिट है, सीडी बैलेंस अगर क्रेडिट है तो वो असल में क्रेडिट नहीं है बल्कि डेबिट है। तो इसका ये आंसर जो है ये रॉन्ग है, इसका आंसर आएगा 114,490। कोई क्वेश्चन इसमें? सर वो जो 500 वाली अमाउंट का आपने बताया था वो काइंडली दोबारा बता दें। मैं दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली ये हुआ ये है जी कि an amount of 500 being unidentified debit as by the bank as check issued, यानी 500 रुपए की एक ऐसी अमाउंट है जो बैंक में आ रही है, बैंक ने इसको डेबिट किया हुआ है, ठीक है, एज चेक इशूड कि हमने चेक इशू किया, लेकिन अभी तक हमें कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर वन कि बैंक ने गलती से ये 500 रुपीज हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में आइडेंटिफाई हो जाए कि ये पेमेंट हमारी थी,
हमने पेमेंट की थी लेकिन हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं की थी, या हमें आइडेंटिफाई हो गई तो पता लगा ये पेमेंट किसको की है। तो दोनों सूरतों में अब अगर आप गौर से देखिएगा कि अगर ये आइडेंटिफाई हो कि बैंक एरर है तो बैंक इसको क्या करेगा, अभी डेबिट किया हुआ है ना, बैंक क्रेडिट करेगा। और अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं ये हमारी पेमेंट है तो फिर हम अपनी कैश बुक में क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए अभी जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होती हम इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रखते हैं और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया? यस सर। और कोई क्वेश्चन जी? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 12। इसका भी आंसर जरा आप लोगों से पूछ लेते हैं। इसमें भी आपने ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना था अनएडजस्टेड, जिस तरह इस क्वेश्चन में था। तो आप प्लीज आप मुझे ये वाला बैलेंस बताइएगा जो यहाँ है, क्योंकि इसमें भी एक बैलेंस दिया हुआ। क्या आंसर निकाला है? सर 132645 134 132645। 645। और किसी स्टूडेंट ने कोई आंसर निकाला हो जी? अच्छा सर इसमें या ये आंसर होगा या 82645 होगा, बस वही कंफ्यूजन थी। अच्छा सर 13285। ये आप मेरे ख्याल देख लेते हैं इसको, क्योंकि मेरे पास आंसर कुछ मुख्तलिफ ही आ रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप ठीक हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ कर लेते हैं। कैश बुक में ट्रांजैक्शन थोड़ी सी ज्यादा लग रही है मुझे, और BRS जी जरा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। New Horizon Limited to maintain their bank account with Modern Bank Limited. The bank statement as on 31st October 2017 showed a balance of rupees 50340. ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 50340। ओके, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हम चूंकि ये प्लस में दिया हुआ है तो इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे 50340, यानी ये फेवरेबल बैलेंस है। ये बैलेंस आ गया बैंक स्टेटमेंट में। नेक्स्ट देखिए, which did not agree with the company's cash book while scrutinizing the transaction, the cashier noted the following items were not recorded either by bank or in company cash book. अब देखो दूसरा बैलेंस यहाँ नहीं दिया हुआ। ओके, the following two balance debit advices issued by bank were not incorporated by bank. ये बैंक चार्जेस और एक्साइज ड्यूटी हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो ये पेमेंट है तो पेमेंट मैं रिकॉर्ड कर दूंगा और ये क्रेडिट साइड पे आएगी। एक छोड़ देते हैं ओपनिंग बैलेंस के लिए। बैंक चार्जेस आ रहे हैं 100, वो क्योंकि अभी ये आइडिया नहीं होता कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे, यानी अनएडजस्टेड बैलेंस होता तो क्लोजिंग है लेकिन अनएडजस्टेड, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे थोड़ी स्पेस देकर दिखा। और फिर एक पे ऑर्डर दे रहे हो इन फेवर ऑफ इंडस प्राइवेट लिमिटेड 43959, ये भी हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसको भी रिकॉर्ड कर दो। ये भी पेमेंट है 43959 और ये थ्रू पर पे ऑर्डर हम पेमेंट कर रहे हैं इंडस को। ये हमारा सप्लायर है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्लियरली लिखा हुआ नॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय द कंपनी। Number B, demand draft arranged from bank for 18433 was recorded in cash book for 18343। यानी एक हमने DD बनवाया बैंक से 1833 का, और DD जो है वो पेमेंट होती है और वो कैश बुक में कम रिकॉर्ड हुई 90 से, तो इसको क्रेडिट कर दो। तो ये डिमांड ड्राफ्ट अंडरस्टेट हो रहा है 90 से, अंडरस्टेट हो रहा है 90 से, ये मैंने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, चेक ऑफ रुपीज 4000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज नॉट क्रेडिटेड टिल मंथ। ये तो सिंपल है, अनक्रेडिटेड 4000, ये अनक्रेडिटेड चेक BRS में आएगा और 4000 हम इसको प्लस में लिखेंगे। देन
check cash payment of 50,000 to Old Gold and Co was wrongly entered in bank column of cash book. ये तो बैंक कॉलम में आनी ही नहीं चाहिए थी, ये तो कैश पेमेंट है, ये कैश अकाउंट में आनी चाहिए थी और हमने बैंक कॉलम में लिख दी, यानी बैंक में पेमेंट शो कर दी। तो ये हमारी गलती है बिजनेसमैन की। अब इसको रिवर्स करेगा तो डेबिट कर दूंगा मैं बैंक में, ठीक है। तो बैंक में मैं इसको डेबिट करूंगा अगेंस्ट कैश और ये अमाउंट आएगी 50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, checks issued by the company but not presented for payment, इसको प्लस कर लो 3025 और 6,855, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स है। 6855 वो यहां लिख दें। Then bank received a telegraphic remittance of 100,000 from Lahore branch of New Horizon Limited, which was not recorded in cash book। ये तो सिंपल रेमिटेंस हमें मिली है हमारी ब्रांच से, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ये तो डेबिट हो जाएगा और यहाँ आप लाहौर ब्रांच लिख देंगे। लाहौर ब्रांच 100,000 आपने रिसीव कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, इन द कंपनीज बुक्स चेक नंबर 007001 वाज रिकॉर्डेड लेस बाय ₹2000, यानी एक चेक है हमने 2000 रुपीज से कम रिकॉर्ड किया, ये पेमेंट है और पेमेंट कम रिकॉर्ड हुई है। पेमेंट जब कम रिकॉर्ड होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कम रिकॉर्ड हुई है ना, तो पेमेंट को कम रिकॉर्ड किया तो यहाँ लिख दीजिएगा पेमेंट अंडरस्टेटेड। सर ये चेक नंबर जब भी गिवन हो उसका ये मतलब होता है कि हमने पेमेंट की है? जी ये देखिएगा कंपनीज बुक्स चेक, ये पहले भी आई थी ना, ये कंपनी की अपनी चेक बुक है, जो कंपनी के पास चेक बुक होती है उससे जो भी चेक लिखेगा ना वो पेमेंट चेक होता है, ठीक है। ओके सर। ये 2000 है। और दूसरी बात यहाँ मैं फर्दर आपको ऐड कर दूं, अगर ना लिखा हो ना कि ये चेक किसका है तो नॉर्मली हम कंपनी का लेते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लिखते हैं ना चेक ऑफ रुपीज इतना, तो वो हमारा है। अगर किसी कस्टमर का चेक होगा वो फिर स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 8859 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हमने एक चेक डिपॉजिट करवाया बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 8895। अच्छा, डिपॉजिट डेबिट साइड पे आते हैं, रिकॉर्ड किया हमने लेकिन ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया और इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है 36। 36 से ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है, रिसीट ये भी क्रेडिट हो, रिसीट ओवरस्टेटेड by 36। नेक्स्ट आइएगा, नो पर्टिकुलर्स वर अवेलेबल फॉर 3685 डेबिटेड बाय बैंक फॉर मेल ट्रांसफर, ये भी वही एंट्री है, अनआइडेंटिफाइड डेबिट 3685। अब बैंक ने डेबिट किया है तो हम इसको यहां क्रेडिट करेंगे, इसको क्रेडिट कर देते हैं बाय 3685 और क्रेडिट कर रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे। अब आखिरी ट्रांजैक्शन देखिएगा, चेक फॉर ₹80,000 रिलेटिंग टू द कंपनी सेक्रेटरी पर्सनल अकाउंट वाज रॉन्गली डिपॉजिटेड इनटू द कंपनी अकाउंट, ठीक है। 80,000 का चेक है जो कंपनी के सेक्रेटरी के पर्सनल अकाउंट से ताल्लुक रखता था और वाज रॉन्गली डिपॉजिटेड इनटू द कंपनीज अकाउंट। हम इसको बैंक एरर ट्रीट करें, जैसे मैंने बताया था बैंक एरर भी ले सकते हैं उसको, और बैंक एरर लें तो बैंक ने हमारे अकाउंट में डाल दिया, हालांकि ये हमारा चेक नहीं था, और जब बैंक करेक्ट करेगा तो हमारे अकाउंट से ये अमाउंट निकल जाएगी, जब निकलेगी तो डेबिट होगी, यानी मीन इसको माइनस में लिखेंगे, ये 80,000 की अमाउंट माइनस में आ जाएगी। ये बस पर्सनल चेक है, इसको मैं बैंक एरर कंसीडर कर रहा हूं। अब सबसे पहला स्टेप, इसको टोटल कीजिएगा, करें जरा टोटल कितना आता है। सर -28830 28830 माइनस में आ रहा है, यस एडवर्स बैलेंस है, एडवर्स है, ठीक हो गया। 5 और चलिए ये जो बैलेंस आ रहा है ये यहां ले आइए, 2883
जी, ये मैंने डेबिट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है और ओडी क्रेडिट बैलेंस होता है ना, सीडी बैलेंस क्रेडिट जो है वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। अब आप इसको देखें, इसको टोटल करें और इसका टोटल अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 150,000 और ये 178,830 आ जाएगी और 178,830 में से ये माइनस कर दो, ये ऊपर जितनी अमाउंट है माइनस कर दो तो अनएडजस्टेड बैलेंस इस साइड पे ही आएगा। तो देखिएगा कितना आ रहा है। सर 132645 ही आ रहा है। क्या है? अच्छा मेरा टोटल गलत था, ठीक है जी, मेरा टोटल गलत था, मैंने यहाँ टोटल जो है ना ये गलत लिखा हुआ। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अच्छा अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने दिया था। इसमें एक तो एरर थी और ये सेम एज क्वेश्चन 2 है जो हम कर चुके हैं क्लास में, तो उसको उसके मुताबिक देख लेना। सिर्फ उसमें एक बैलेंस नहीं दिया हुआ था गलती से, वो क्वेश्चन नंबर 2 से उठाओगे, सेम अमाउंट्स भी है, सेम ट्रांजैक्शन है, इसलिए मैंने 15 जो आपको दिया था उसको करने की अब हमें जरूरत नहीं। अच्छा जी अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 तो मैंने दिया था होमवर्क के लिए कि नहीं? नो सर नहीं दिया था। बस नहीं दिया। चलिए जी अब आगे चलते हैं, अब हम 12 तक डिस्कस कर चुके हैं, 13 और 14 हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, अब उसकी तरफ एट भी जी 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रह गए, सर वो मैंने कहा था आपसे कि मुझे करवा नहीं किया है हमने क्लास में, अगर आपने छुट्टी की हो तो मुझे नहीं मालूम, ये किया नहीं था 8? सर आपने 8 होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन फिर आपने कहा था कि हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा चलो कर लेते हैं। सर वैसे इसका आंसर क्या आ रहा है? 20778 आंसर सर इसका। इसका सर 8 का ही। नहीं मैंने अभी सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं जब आपको होमवर्क देता हूँ उसके बाद जरा बैठ के सॉल्व करता हूँ, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी कर लेते हैं ठीक है। ओके सर। अच्छा इसमें देखें, एक तो इसमें जर्नल एंट्रीज भी मांगी हुई है, पहली रिक्वायरमेंट देखो इसमें जर्नल एंट्रीज भी है, चलिए ये भी अच्छा हो गया, जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी इसमें। उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन मांगी हुई। अच्छा अब चूंकि बीआरएस मांगी है तो ये आपने पूरा उसी स्टाइल में करनी है, अगर दोनों बैलेंस गिवन है, देखो ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन है, फॉलोइंग एडवाइसेस हैं, ये एडवाइसेस आ जाएंगी, ये पेड चेक्स हैं, कलेक्शंस हैं, और ये आउटस्टैंडिंग चेक है, और ये कैश एट बैंक है, ठीक है जी। ये हमें यहाँ से हमें कैश का बैलेंस मिलेगा रिवाइज्ड कैश बुक का। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूँ जरा। क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरह हम दोनों ओपन कर लेते हैं। एंट्रीज वाला पोर्शन ना आपने पहले छोड़ देना है, पहले बीआरएस बनानी, क्योंकि बीआरएस एंट्रीज बनानी बहुत आसान हो जाएगी। अब पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी 12 लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 मिस्टर मुसानी। जी कैश बुक, और दूसरा बीआरएस, ये लीजिए। जो जो गिवन है मुझे इंफॉर्मेशन में पुट करता जाएगा। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वो कहते हैं जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 20893, ये यहाँ आ जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस 20893, ये फेवरेबल है। नेक्स्ट 20893, ठीक है। फॉलोइंग एडवाइसेस अकम्पनीज द बैंक स्टेटमेंट।
अच्छा, अब ये बैंक स्टेटमेंट्स के साथ कुछ एडवाइसेस आई हैं। अ डेबिट एडवाइस फॉर 300 फॉर इशू ऑफ चेक बुक। डेबिट एडवाइस है, हम इसको कैश बुक में क्रेडिट करेंगे और ये अमाउंट आएगी 300। बैंक चार्जेस 300, ये क्रेडिट कर दिया हमने। अच्छा, कैश बुक का भी बैलेंस लिख लो इसको। ये कैश बुक का बैलेंस कैसे निकलेगा? आप इन दोनों को प्लस करो और इसमें से ये माइनस करोगे तो बैलेंस आ जाएगा। ये कीजिएगा जरा कैलकुलेटर पे। सर 20860। 20860। यस सर। और ये जो बैलेंस आ रहा है ये यकीनन फेवरेबल है तो डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी। अब आइएगा यहाँ। अच्छा, another debit advice for 756 attached with the check return dishonored from customer Mr. Amin। और ये भी डेबिट एडवाइस और डिसऑनर हो रहा है, हम क्रेडिट कर देंगे, यानी डेटर मिस्टर अमीन। और अमाउंट कितनी है जी चेक की? 756। अच्छा, इसे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। क्रेडिट एडवाइस फॉर नेट 585 बीइंग प्रॉफिट फॉर अगस्त ऑन हिज टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट लेस 10% विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है। अच्छा, आपने 585 क्रेडिट एडवाइस में लिया। क्रेडिट एडवाइस का मतलब है कि ये हमारी रिसीट है। बीइंग प्रॉफिट फॉर अगस्त ऑन हिज टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट लेस 10% विद होल्डिंग टैक्स। याद रखिएगा ये 585 की अमाउंट है, नेट है। नेट का मतलब क्या है कि इस पे 10% टैक्स कटा है, तो मुझे पहले ग्रॉस अमाउंट चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट मेरा 585 नहीं है, प्रॉफिट इससे ज्यादा होगा। ये 585 अमाउंट जो मिल रही है ये 10% डिडक्शन के बाद है, इसका मतलब ये 90% है। मुझे इसको 100% पे लाना है। 585 इंटू 100/90, इसको कैलकुलेट करो क्या आता है जी? सर 650 आता है। 650। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट 650 है, लेकिन इस पे मेरा टैक्स कटा है। ये जो टैक्स है इसको सेपरेटली हमें शो इसलिए करते हैं कि गवर्नमेंट से हम क्लेम करते हैं कि हम टैक्स पे कर चुके हैं, ये एडजस्टेबल टैक्स होता है। तो ये 585 आ रही है। तो लिहाजा इसको अब शो करने का तरीका क्या है? ये रसीट में शो करूंगा, ये पेमेंट में नेट वही आ जाएगी। ठीक है, इसको जब मैं कैश बुक में लाऊंगा तो यहाँ प्रॉफिट में पूरा लिखूंगा 650, नेट नहीं लिखूंगा, और यहाँ पर टैक्स लिख दूंगा जो मैंने पेमेंट की है 65। तो देखो ये बन वही रहा है 585, इसमें कोई फर्क नहीं। इसको डायरेक्टली भी 585 लिख सकते हैं डेबिट साइड हाँ, पर। लेकिन जर्नल एंट्री जब मांगेगी ना, जब एंट्री करोगे तो फिर आपको ग्रॉस करके करनी है, एंट्री यस नेट नहीं सर। करनी। यस सर, वो जनरल में सर उसी तरह की है, लेकिन इसमें जो हाँ है ठीक ना है, क्योंकि यहाँ मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आएगी। वहां आपने हमेशा, क्योंकि ग्रॉस अमाउंट, क्योंकि आपका प्रॉफिट 585 नहीं है ना, आपका प्रॉफिट 650, वो प्रॉपर हेड को जाना चाहिए। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, नेक्स्ट आइए। A debit advice for 150 being collection charges for an outstation check. This did not pertain to Musani account and was issued on error by the bank। ये तो बैंक एरर है, बैंक ने गलती से 150 हमें चार्ज कर दी है। अब बैंक स्टेटमेंट में 150 मैं क्रेडिट करूंगा तो प्लस हो जाएगा, बैंक एरर। ये उसके बाद नेक्स्ट आएगा सी। द पेड चेक्स रिटर्न विद बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त शोड एन एरर इन द मोसानीज ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये हमारे रिकॉर्ड में फर्क आ रहा है। चेक नंबर 851 for 1500 रेंट एक्सपेंस वाज एंटर्ड एज 1050। हमने चेक दिया 1500 का रेंट एक्सपेंस का, लेकिन हमने उसको 1050 से रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब रेंट कम रिकॉर्ड किया बुक्स में, तो ये मैं क्रेडिट करूंगा ऑपोजिट अकाउंट रेंट, यानी पेमेंट कम रिकॉर्ड हुई 450 से। आपकी पेमेंट थी 1500, आपने रिकॉर्ड की 1050। नेक्स्ट, collections of 30th and 31st August amounting to these amount respectively deposited on the following days did not appear in the bank statement। ये 2 दिन की कलेक्शन जो है ये आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही। ठीक है, ये अनक्रेडिटेड, इनको प्लस करें कितना आता है?
1087 plus 588 1675. 1675. Yes, sir. Okay. Next check outstanding on 31st August were 456, 839, 860, 1152, 867, 427, 869, 361. Check number 456 issued for purchase is now time barred and must be reversed. ये 456 का चेक है, इसको तो रिवर्स कर दो. ये हमने पेमेंट की हुई थी, टाइम बार हो चुका है, तो ये अब डेबिट हो जाएगा. और किस चीज का था? परचेज का. तो यहाँ ऑपोजिट अकाउंट परचेज लिख देता हूँ. और अमाउंट है 456 चेक नंबर है 839 का. अच्छा, इसके अलावा जो 3 चेक रह गए वो अनप्रेजेंटेड कराएंगे. ये आप अनप्रेजेंटेड नहीं रहा, इसको मैंने रिवर्स कर दिया है. अब कीजिएगा 1152 को 457 1940 आ रहा है. 1940. ठीक है जी, ये 1940 हम यहां से माइनस करें. अच्छा, उसके बाद ये खत्म हो गया जी. अब इसको टोटल करें. इसको जरा टोटल कीजिएगा. सर ये आ रहा है 20778. 778. 8. यस सर. ओके. और इसको बैलेंस कीजिएगा. सर बैलेंस CD 20778 आ रहा है और टोटल 2284 आ रहा है. ठीक है, तो हम बैलेंस ही चाहिए ना, वो तो आप करते रहेंगे. अब ये इससे टैली हो गया, ये देखिए. अच्छा, अब इसकी जर्नल एंट्रीज बनाने का तरीका देखिए कितना आसान है. जर्नल एंट्रीज जब मैंने बनानी है तो इसको फॉलो करना है. ठीक है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन बस तरतीब ये रखनी है कि पहले बैंक चार्जेस वाली थी, ये बैंक चार्जेस की. जहां आपका ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ये अकाउंट आप उठा के डेबिट कर दो. यानी बैंक चार्जेस डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय ₹300. ठीक है. नंबर 2, जो चीज यहाँ क्रेडिट है इसका तो बैंक क्रेडिट हो रहा है. दूसरी अमाउंट है 756 वाली, दिस वन, ये क्रेडिट हो रहा है. आप अमीन को डेबिट करोगे, अमीन डेटर है, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. और अमाउंट 756 वकास अली, आपका ऑडियो म्यूट कीजिएगा जरा, आपकी ऑडियो ऑन है. अच्छा, नंबर 3, नंबर 3 और नंबर थर्ड एंट्री अगर आप देखें तो थर्ड एंट्री रिलेट करती है क्रेडिट एडवाइस से 585 वाली से और लेस विद होल्डिंग टैक्स वाली. इसको आप कंबाइन एंट्री करती है, डेबिट साइड पे भी आ रहा है, क्रेडिट साइड पे. अब इसका सिंपल तरीका है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, नेट अमाउंट 585 आ रही है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है. बैंक को आपने 585 डेबिट किया. अच्छा, अब जो चीज यहाँ पर डेबिट हो रही है यकीनन वो बैंक डेबिट है और प्रॉफिट क्रेडिट है, और टैक्स यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ऑपोजिट डेबिट है. तो यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स लिख देंगे, टैक्स विद हेल्ड, और ये 65 यहाँ पर आ जाएगा. और 650 ये अमाउंट प्रॉफिट आपका आ जाएगा ऑन डिपॉजिट. और आप दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है. एंट्री 650. सर ये विद होल्डिंग टैक्स कौन सा होता है? ये टैक्स ये होता है कि जो आप मुख्तलिफ पेमेंट्स करते हो ना, या मुख्तलिफ एक्सपेंसेस करते हो, उस पर टैक्स आपका कट जाता है. तो ये एडजस्टेबल टैक्स होता है, इसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं. जब आप साल के बाद टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं ना, तो ये जितने टैक्स पे कर चुके होते हैं ना, ये आप क्लेम कर लेते हैं गवर्नमेंट से. इवन जैसे आप सेल फोन यूज कर रहे हैं, सेल फोन पे भी आपका टैक्स विद हेल्ड होता है, इसको गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो साल के बाद कि ये मैंने टैक्स आपको पे किया है. ठीक है, इसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं. नेक्स्ट एंट्री ये बैंक चार्जेस की है, अगेन कलेक्शन चार्जेस की. ठीक है, और नहीं, ये तो बैंक एरर थी, सॉरी, बैंक एरर की एंट्री नहीं होनी, सिर्फ एंट्रीज इसकी होनी है. याद रखें, एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड इसलिए कहा जाता है कि इसकी एडजस्टमेंट की जाती है. अच्छा, उसके बाद
नेक्स्ट आप देखें तो ये हमारा एक रेंट एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ था, ये तो ये क्रेडिट हो रहा है, तो मैं इसको डेबिट करूंगा, बैंक सॉरी रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा क्योंकि रेंट कम रिकॉर्ड हुआ है और अमाउंट आ रही है 450 और इसके अगेंस्ट मैं क्रेडिट कर दूंगा बैंक अकाउंट 450। और एक ही ट्रांजैक्शन रह गई दिस वन, ये जो टाइम बार हो गया था चेक 839 का, इसको हम डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट और क्रेडिट कर देंगे परचेसेस अकाउंट 839। आपने ये हमेशा याद रखना है, एंट्री सिर्फ कैश बुक की, रिवाइज्ड कैश बुक, ये रिवाइज्ड कैश बुक होती है, बैंक रिकंसिलिएशन की कोई एंट्री नहीं होती, इसलिए तो हम इसको नॉन एडजस्टेबल कहते हैं। यानी ये वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड तो हुई है लेकिन हमें इसको एडजस्ट नहीं करना, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा अब इसके बाद हमने दो क्वेश्चन और रह गए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा अब मैं थोड़ी सी आपसे एक तो डिस्कशन भी करनी है, तो ये जरा मैं होमवर्क फिलहाल दे रहा हूँ, आज इसको मुकम्मल करें। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर मैं अभी से आपको लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो 43,000 है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो है, सीडी अकाउंट और पीएलएस अकाउंट, ठीक है। इसमें जो सीडी अकाउंट है उसकी बैंक रिकंसिलिएशन का जो आंसर आएगा वो 7184 है और पीएलएस अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट, इसका आंसर आएगा 241920। ये जरा करके शाम तक भेजिएगा जिसका टैली होता है, तो जिसका नहीं होता वो भी मुझे मैसेज करे जी टैली नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन फिर आपको टेक्स्ट करूंगा, अभी नहीं करूंगा। ये दोनों आपने शाम तक मुकम्मल करने। सेकंड, इसके अलावा मैंने रात को ग्रुप में बीआरएस के और क्वेश्चन दिए थे, 5 to 6 क्वेश्चन है, ये पास पेपर के क्वेश्चन है, अभी जो कैफ लेवल के आ रहे हैं पास पेपर्स के। अब इसके बाद हमने इसको शुरू करना है और इस पे ज्यादा से ज्यादा आपने ये मिनट के 2 डेज से ज्यादा नहीं लगाने आपने, कोई टाइम का भी इशू है। और ये हमारा जो चैप्टर है ऑब्वियसली ये चैप्टर नंबर 8 है। इसके बाद अभी 5 हमारे चैप्टर्स जो है वो मौजूद हैं, जिसमें पीपीई, इन्वेंट्री, और इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स, वो पढ़ तो चुके लेकिन एडजस्टमेंट के साथ ही पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, और इसके फौरन बाद एक चैप्टर आता है वो छोड़ गया, रेक्टिफिकेशन का चैप्टर। ये 5 चैप्टर और पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक में शायद मुझे कोई एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़े, तो एक्स्ट्रा क्लास जो है वो आपको बता दें किस टाइम रखूं मैं, आपकी शाम के टाइम रखनी है। कौन सा टाइम फ्री है आप लोगों का? 5 बजे रख लूं? यस सर, 5 बजे ठीक है। ठीक है, तो 5 बजे से लेकर और 6 बजे तक जो है वो नेक्स्ट वीक में मैं एक क्लास एक्स्ट्रा रखूंगा, ताकि हम इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकें, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है और मेरी कोशिश है कि इससे पहले हम कोर्स को कंप्लीट करें, ठीक है, और उसको रिवाइज भी करें, इसलिए थोड़ी सी हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ये नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम क्लास रखेंगे 5 to 6, और इसमें यानी ये रेगुलर क्लास है, ये कोई ऐसी नहीं है कि स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, मैंने इसमें टॉपिक ही करवाना है। ये कोई प्रैक्टिस, उसको वर्ड ना यूज कीजिएगा, ये प्रैक्टिस क्लास है, इज अ प्रॉपर रेगुलर क्लास जो कि इनके साथ होनी है, ठीक है। जितना भी पढ़ा पहली क्लास में आज सुबह वो उसी से कंटिन्यू करूंगा मैं सेकंड क्लास में, और ये भी हो सकता है कि हम मूव करें अगले चैप्टर की तरफ, यानी एक क्लास में हम अगला चैप्टर कर रहे हैं, और बेहतर ये है कि हम इसको उठा लें फाइनल का। ये पढ़ चुके हैं, एडजस्टमेंट भी पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चन जो है ना 5 to 6 हम सॉल्व करना शुरू करें,
ताकि वो टाइम हमारा सेव हो जाए। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हैं, वो मैं प्लान आपको दे दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से कर रहा हूँ, इस वीक से नहीं। इस वीक में मैंने दूसरे सब्जेक्ट के लिए और नेक्स्ट वीक नहीं है। अच्छा, अब चूंकि क्लास में सिर्फ 4-5 मिनट है तो अटेंडेंस लगा लें प्लीज। मैं जी सर ठीक है, आप लीव कर दें सर। लीव कर दूं? चलो जी स्टूडेंट्स आप लोग ना लीव कीजिएगा। जस्ट एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके अब्दुल मोइज मोगल। अब्दुल मैम मोइज उसके माइक का इशू है मैम, ओके माइक का इशू। ठीक है। अब्दुल मोइज सफदर क्यानी। प्रेजेंट। अफकारुल हक। प्रेजेंट। अहमद अब्बास। अहमद नियाज। प्रेजेंट मैम। आर्या कंवल। Present. अमान रहीद। प्रेजेंट। अक्सर इरफान। आयशा मेहरबान। फरीहर शहजाद। Present. फिजा इर्तजा। प्रेजेंट। मायरा सुहेल। मुबशिर शबीर। प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा। प्रेजेंट। मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक नहीं है जी वो। मोहम्मद कलीम। मोहम्मद सिकंदर आमिर। प्रेजेंट। मोहम्मद वाइस। प्रेजेंट। मुकद्दस मेहरबान। प्रेजेंट। मुकद्दस सुहेल। Present. समन सादिया। समीर अली। प्रेजेंट मैम। शाहजेब उमर। शाहजेब उमर। शाहजेब उमर ठीक है प्रेजेंट थे। शहनूर ताहिर। प्रेजेंट मैम। फिजरा जबीन ठीक है ये भी प्रेजेंट थी। सैयदा इरम बतूल। वकास अली। प्रेजेंट मैम। जैनुल आबदीन और जैनुल आबदीन जही। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।